हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉट वीडियो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एंड ये जो है यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट वन है। तो पार्ट वन है, मतलब इसमें मुझे पार्ट वन और पार्ट टू बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको सबसे पहले हम बता दें, जो आपका सेकंड यूनिट है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ये जो है बहुत ही लेंदी और बहुत ही ज़्यादा इसमें कंटेंट है। तो एक वीडियो में कंटेंट सभी कवर करना, इट वाज सिंस रियली कम्प्लेक्स फॉर मी, सो इसलिए मैंने इसको पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमको आपको बता दें कि जो पार्ट वन है, पार्ट वन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन आप समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम पीपीटी जो बनाया है ये कम से कम 15 पेज का है। हाँ, 15 पेज का है। और मतलब यही नहीं, आप देखिए ये तो डिजिटल लेकिन से कह सकते हैं कि पीपीटी, बट हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। हमने इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को समझाने के लिए हैंड रिटन नोट्स का भी मतलब 8 पेज लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कम से कम ये 30 से 40 पेज का पीपीटी है। और मैं, हाँ, 30 से 40 पेज का टोटल पीपीटी बन जाएगा, जिसको समझाने में मुझे एक वन शॉट में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो भी हम कंटेंट लेते हैं वो केवल और केवल आपकी एग्जीक्यूटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। इट्स नॉट फॉर एनी। सभी वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब कहें सोचेंगे कि इसमें सभी चीज़ हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जानते होंगे दिस इज़ वन शॉट वीडियो, एंड वन शॉट वीडियो इज जस्ट ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। केवल ये वीडियो मतलब डालने का मेरा मेन मोटिव है कि आपका भी रिवीजन हो जाए, और कहीं ना कहीं यू नो वेरी वेल आई एम ऑल्सो इन फिफ्थ सेमेस्टर, तो मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो सबका साथ सबका विकास, आई कैन से। सो obviously I can say let's begin the topic from second unit time response analysis। so सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो यूनिट सेकंड है इसमें टाइम रिस्पांस एनालिसिस, जो टेस्ट सिग्नल है टाइम रिस्पांस एनालिसिस का फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ये हम इस टॉप मतलब इस पार्ट वन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वही बता रहे हैं। इसमें केवल और केवल हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो लास्ट टॉपिक है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल पीआईडी, मतलब पीडी, ये कंट्रोलर होता है, इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो आपका पार्ट टू बनेगा, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं पार्ट टू केवल और केवल आई थिंक 15 से 20 मिनट का बनेगा, और 15 से 20 मिनट भी अगर देख लेंगे तो ये उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट टू है वो जरूर एग्जाम में आपके पूछता है। तो पार्ट वन जो है, अकॉर्डिंग टू कम्पिटेटिव एग्जाम देर आर सो मेनी क्वेश्चन इज कमिंग, एंड योर एकेटिव एग्जाम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इसको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए। चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्ट वन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट वन में टेस्ट सिग्नल पढ़ने वाले हैं, टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, एंड टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। जो टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन, इसको हम कवर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा जो है टफ पड़ता है। लेकिन हम देखिए, जैसे ही आपको बताएं, जैसे हमने अपना हैंड रिटन नोट्स भी लिया है, जिसका यूज करके हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक अपना कमेंट दीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगता है, एंड व्हाट कैन आई इम्प्रूव टू मेक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफिशिएंट माई वीडियोज़। लेकिन मेरी तरफ से तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन किसी को अपना कमी समझ में नहीं आता है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंट बिलो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट सिग्नल। देखिए, जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है वो बेसिकली 4 स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है, जिसे कि हम किसी भी सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी को चेक करते हैं, या मतलब जो भी उसमें जो ये टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है, हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए क्या, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, स्टेप सिग्नल जानना होगा, रैंप सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, राइट। उसके बाद जब ये हम पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा स्टैंडर्ड जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका इक्वेशन आएगा, फिर से यूनिट स्टेप का ये आएगा। तो सभी वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। मे बी इस आई कैन से वीडियो का लेंथ 40 से 50 मिनट जाएगा। तो यू नो कि ये वन शॉट है, और वन शॉट में अगर आप सोचेंगे, ऑब्वियसली अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आपको सब चीज़ समझ में आए, तो यूनिट नंबर टू ऐसा मतलब यूनिट है जो जिसमें कि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो कि इसमें डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आपको अगर अच्छे से पढ़ना है देन ये आप किसी भी चैनल पे जाके और आप मतलब अच्छे से पढ़िए, वन बाय वन वीडियो डालिए। क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट मी, देन ये सेकंड जो चैप्टर है, अगर अपने क्लास की बात करें तो हमारे क्लास में सेकंड चैप्टर को ख़त्म करने में कम से कम 15 से 20 लेक्चर लगे हैं, 15 से 20 लेक्चर। और 15 से 20 लेक्चर को अगर 1 घंटे में कवर करना, यू कैन थिंक, तो उस हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ को कवर करना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है। लेकिन हर एक चुनौती को मैं
कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे से उसे बीट कर दूँ। तो चलिए इसको भी हम आज बीट करेंगे और देखते हैं कि कितना समझ में आता है और कितना नहीं समझ में आता है। लेकिन जितना भी समझ में आएगा और जितना भी मैंने इसमें लिया है उसको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूनिट स्टेप क्या होता है। यूनिट स्टेप जो टेस्ट सिग्नल होता है, यूनिट से नाम है। यूनिट स्टेप मतलब सिग्नल विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड मैग्नीट्यूड इज़ वन। आप जानते होंगे, ये तो बेसिक सिग्नल सिस्टम में आपका था, इतना ज़्यादा हमें इस पर फोकस नहीं करना होगा। आप समझ भी जाओगे कि जो यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ भी ड्रा हम किए हैं। जो मतलब जीरो से स्टार्ट होता है और जो जिसका जो भी सिग्नल होता है, जो भी मतलब यूनिटी कहते हैं, यूनिटी या उस यूनिट स्टेप कहते हैं, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड वन हो। जब मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन मतलब टी हो, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो तो उसका वैल्यू वन आएगा। अगर लेस देन टी मतलब वैल्यू होता है लेस देन जीरो इसका वैल्यू, तो ये जो होगा जीरो होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो का कितना भी बड़ा मतलब कितना भी ले ले तो उसका मैग्नीट्यूड केवल वन रहे तो यूनिट स्टेप कहते हैं सिग्नल। तो ये टेस्ट सिग्नल होते हैं। और सबसे पहले हमें यूनिट स्टेप समझना था, हमने यूनिट स्टेप समझा। उसके बाद अगर हम यूनिट रैंप की बात करें, जो यूनिट रैंप होता है, सिग्नल विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये भी स्टार्ट जीरो से होता है लेकिन ये लीनियर इन नेचर होता है और इसका स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट रैंप कहते हैं। जो आपने यूनिट स्टेप देखा वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड केवल वन था, लेकिन जो यूनिट रैंप है वो उसका स्लोप होगा, और स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टी ग्रेटर देन जीरो है तो एम इंटू टी मतलब इसका कांस्टेंट स्लोप आएगा और इसकी कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर लेस देन जीरो इसकी वैल्यू होती है, टी लेस देन जीरो, तो हमेशा इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है एम इक्वल टू 10 टी था, ये कांस्टेंट होता है और इसका जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। तो यहाँ से आपने यूनिट स्टेप यूनिट रैंप देखा। अब तीसरा जो टेस्ट सिग्नल होता है वो जो होता है यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स ये टेस्ट सिग्नल ऐसा होता है विच एक्ट वेरी स्मॉल टाइम, मतलब वेरी स्मॉल टाइम बहुत ही कम समय के लिए, बट वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड इज नॉन एज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। मतलब यूनिट इम्पल्स सिग्नल अगर टी नॉट इक्वल टू जीरो है, टी नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका वैल्यू जी होगा। लेकिन टी इक्वल टू जीरो, केवल टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू जो होगा वन होगा, इसलिए इसका यूनिट नाम है इम्पल्स। केवल छोटे समय के लिए आप देख सकते हैं केवल टी इक्वल टू जीरो पे ही इसका मैग्नीट्यूड जो है वन आ रहा है, लेकिन टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू जो है जीरो है। तो ये हमारा यूनिट इम्पल्स टेस्ट सिग्नल कहते हैं। इसका आप अगर देख सकते हैं, इसका ग्राफ भी देख सकते हैं या डायग्राम जो भी क्या है। तो ये जो यूनिट मतलब जीरो पे इसका जो वैल्यू है वो वन है, इसलिए यूनिट इम्पल्स ऐसे कहेंगे। और इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो अगर चौथा टेस्ट सिग्नल की हम बात करें तो हमारा चौथा टेस्ट सिग्नल जो होता है यूनिट पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक से नाम है कि ये जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो यूनिट पैराबोलिक, यूनिट का हम बात कर रहे हैं, देखिए यूनिट पैराबोलिक इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन सिग्नल टी इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर टी इक्वल टू जीरो या टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू टी स्क्वायर बाई टू आता है, राइट। और अगर वैल्यू इसका लेस देन जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो यहाँ से अगर इसका हम रिस्पॉन्स देखें तो रिस्पॉन्स कर्व इसका पैराबोलिक इन नेचर होगा, टी स्क्वायर बाई टू। अगर टी ग्रेटर देन जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, टी लेस देन जीरो तो ये जीरो आएगा। तो अगर इनके बीच में रिलेशनशिप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो ये रिस्पॉन्स आपको मतलब रिलेशन अगर याद रहेगा थोड़ा अच्छा मतलब क्वेश्चन करने में ईजी रहता है। तो रिलेशन बिटवीन जो इम्पल्स है टेस्ट मतलब इम्पल्स सिग्नल है और जो स्टेप सिग्नल है, उनका ये होता है कि जो ये इम्पल्स सिग्नल है उसका डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ स्टेप सिग्नल जो होता है इम्पल्स सिग्नल के बराबर होता है। तो ये जो है पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन जो है डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल है, वो जो है डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल जो है स्टेप सिग्नल के बराबर होता है, राइट। और जो डेरिवेटिव ऑफ पैराबोलिक सिग्नल है वो जो होता है रैंप सिग्नल के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, ये 1 नंबर में आपके एक ही एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनिटी फीडबैक है। आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था तो फीडबैक क्या होता है, जैसे एक हमारा कोई भी कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऐसे हमने लगाया और नीचे से अगर जितना हम निगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक दें तो वही हम फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिटी फीडबैक मतलब जो जी एस जो होता है, जी एस इंटू एच एस, जहाँ पे एच एस जो है मतलब ये वन है तो यूनिटी फीडबैक है, फीडबैक इसका यूनिटी है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है मतलब ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम, इसका ये मतलब इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर यूनिटी फीडबैक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, जो हमारा आर फेस होता है वो वन के इक्वल होता है। अब ये कहाँ से है,
ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर एक एक चीज़ को मैंने कवर करने लगा तो ये कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा इसको वीडियो को बनाने में लगातार। मतलब कम से कम 15 से 20 15 नहीं, कम से कम 10 वीडियो तो इसके लिए लाना ही पड़ेगा। अगर डेडिकेटेड आपको ईच एंड एवरी कंटेंट को पढ़ना है तो 10 से 15 वीडियो लेक्चर तो इसके लगेंगे ही, मतलब सेकेंड चैप्टर को कवर करने के लिए। लेकिन हम केवल 2 पार्ट में ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों को हम इमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें टाइम मिला देन आई विल ट्राई इन माय 4th ईयर कि हम कंट्रोल सिस्टम एक बार और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो केवल और केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डालता हूँ। तो मैं ये चीज़ बीच बीच में क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको जस्ट आई एम मेकिंग फूल, बट नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट मेकिंग फॉर रिवीजन पर्पज, फॉर योर रिवीजन एंड माई रिवीजन ऑल्सो। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अहेड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर ऑफ एस दिया है, आर ऑफ एस इक्वल टू 1 एंड इसका रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो इसको जो हमें क्या करना है, फाइंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया है इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, जब सी ऑफ एस निकालेंगे तो सबसे पहले जानते हैं ई ऑफ टी का क्या होता है। अगर टी इंटू एफ टी और ई माइनस टी अगर ये रिस्पॉन्स रहे तो इसका जो होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म इतना आ जाता है। और 2 जो कांस्टेंट है ई ऑफ टी का 1/ST आता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये कहाँ से आता है, प्लीज़ मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए कि टी और ई इंटू माइनस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है। तो यहाँ से जब हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वैल्यू फाइंड करने के लिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सी ऑफ एस, जो हमारा सी ऑफ एस है इतना आ जाएगा। जब सी ऑफ एस इतना आ जाएगा तो फॉर यूनिटी फीडबैक जो कंट्रोल सिस्टम का होता है, आप जानते हैं कि जी ऑफ एस जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है ना। तो यहाँ पे जो एच ऑफ एस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एच ऑफ एस जो है 1 है, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक के लिए है तो इसलिए 1 है। तो यहाँ से हम सी ऑफ एस निकालेंगे। देखिए अगर हम इस इक्वेशन से सी ऑफ एस निकालेंगे तो ये जो होगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा सी ऑफ एस इतना आ जाएगा। तो जो हम सी ऑफ एस की वैल्यू ये निकाले हैं, सी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे ये जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। तो जब जी ऑफ एस की वैल्यू मतलब सी ऑफ एस की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे जो जी ऑफ एस, ये मतलब जो हमारा जी ऑफ एस की वैल्यू इतनी आ जाएगी, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें जो जी ऑफ एस की वैल्यू निकालना है, हमें तो जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो जी ऑफ एस जब निकालेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 ऑफ एस से 2 ऑफ एस। तो हमारा जो जी ऑफ एस जो हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2s जो ये है ये जो है मतलब क्या हो जाएगा, एस प्लस 2s+1 अपन एस स्क्वायर, जी ऑफ एस यहाँ से ये फाइंड होगा। तो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड कर दिया। तो आपको हमने समझाने की कोशिश किया। सबसे पहले ये आपको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद सी ऑफ एस निकालेंगे, उसके बाद यूनिटी फीडबैक दिया हुआ था हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन लिखने के बाद जी ऑफ एस हमें निकालना है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको हमने फाइंड कर लिया, बस सिंप्लीफिकेशन है। अब ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बार बार मैं कहता हूँ कि आई यूज़ माई फ़ोन टू मेक दिस वीडियो। तो हाथ से सभी चीज़ को लिख के समझाना इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बट द डे इज़ नॉट टू फॉर till 4th year I will try to just make some changes in my videos creating. I will try to just go for advanced version of my video. So let's see. I am just मतलब ये मेरा आशा है, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा आशा भी आई कैन से ऑब्वियसली ये भी पूरा होगा। देखते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ये जो है कह सकते हैं बैकबोन, कह सकते हैं बैकबोन ऑफ दिस, क्या कह सकते हैं, हाँ दिस यूनिट। तो सबसे पहले आपको ये हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है अगर हमारे जो मैं समझा रहा हूँ अगर न समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर कहीं से देखिए, क्वांटम से देखिए, कहीं से देखिए, क्वांटम का ही आप जानते हैं क्योंकि मैं क्वांटम का ही चीज़ें लेता हूँ कि ताकि वो समझ में आए, लेकिन जो क्वांटम में दिया हुआ है वो समझ में नहीं आया, इसके लिए मैंने अपना नोट्स भी लिया हुआ है। तो जहाँ से भी समझ में मतलब आपको मैं समझा सकूँ वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ा तो आपका 7 नंबर गया, आप समझ लो, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले देखिए मतलब हमें जो स्टैंडर्ड जो सेकेंड ऑर्डर आपका
कंट्रोल सिस्टम है उसका हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए अगर यहाँ से हम बताने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद हम ही जब पढ़ रहे थे तो हमको समझ में नहीं आया था। इसके लिए हम आपके अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लास्टली आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अपने हम नोट्स पे चलेंगे। तो हमें लास्टली ये फाइंड करना होता है, और एक मिनट, हमें लास्टली जो ये CFT मतलब जो हमारी इक्वेशन है इतना फाइंड करना होता है। जब इतना फाइंड कर लेंगे तो आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो यूनिट है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है और टाइप नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सिस्टम मतलब अगर आपके जो ऊपर जो होता है न्यूमरेटर जो होता है उसे हम जीरोज कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे पोल कहते हैं, राइट? ये तो आपको मालूम ही होगा। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो होता है वो कुछ नहीं होता है, केवल नंबर ऑफ पोल होता है। तो जितने नंबर ऑफ पोल हमारे होते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल डिनोमिनेटर में होते हैं, वही जो होता है हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम आप जैसे मान के चलिए, जो मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ एस भी कह सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एस जो यहाँ पे लिखा है। तो डिनोमिनेटर में जितना हाईएस्ट ऑफ डिग्री है, जैसे 1/s, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर 1/s² हो तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गया। तो ये ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है और टाइप नंबर क्या होता है? टाइप नंबर जो होता है, जैसे आप जो भी जैसे इक्वेशन है, इसमें जो ओरिजिन पे जितने हमारे पोल होते हैं, ओरिजिन पे मान के चलिए 2 पोल हैं, तो 2 और टाइप 2 का हो जाएगा। अगर एक मतलब एक केवल ओरिजिन पे हमारा पोल जो है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो टाइप 1 का है। तो टाइप 1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ पोल लाई एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पर जितने हमारे पोल लाई करते हैं वो टाइप नंबर ऑफ सिस्टम होता है। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद हमें क्या समझना होगा? हमें समझना होगा कि जो हम अभी आपको समझाने वाले थे वो हम समझाएंगे। जो रिस्पॉन्स ऑफ अनडैम्प्ड मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो यूनिट स्टेप है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिट स्टेप दिया है और अंडर डैम्प्ड दिया है, ये आपको मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जनरल फॉर्म होता है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ एस अपन R ऑफ एस जो होता है ओमेगा एन का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, तभी जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हो यूनिट स्टेप का होता है, और यूनिट स्टेप के लिए जो R ऑफ एस होता है 1 ऑफ एस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें C ऑफ एस निकालना है। C ऑफ एस, तो ये R ऑफ एस इधर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे R ऑफ एस, और R ऑफ एस इक्वल टू 1/s दिया है। जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद इसे हम क्या करेंगे? इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन देखा है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमें ए और बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम सॉल्व करते हैं अभी ये हम नहीं बताएंगे। इसको बताने लगे तो वीडियो का लेंथ 1 घंटा से अधिक चला जाएगा, जो कि न तो आप देखेंगे न मुझे इतना एनर्जी है कि मैं बनाऊँ। तो सबसे पहले जब ए और बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू जो है 1 आएगी और बी की वैल्यू आपकी एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन आएगा, राइट? जब ए और बी की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मतलब टास्क होगा कि इस डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एस है, यहाँ पे जीटा नहीं है, तो इसको हम जो है मतलब होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना एस स्क्वायर तो है 2 जीटा ओमेगा एन एस है, लेकिन ओमेगा एन के साथ मतलब जीटा नहीं है, तो यहाँ पे जीटा ओमेगा एन एक बार होल स्क्वायर इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जानते हो किसी भी चीज़ को किसी भी वैल्यू में ऐड उतना ही ऐड कर दे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ से दो हमारा होल इक्वेशन बन जाएंगे। ये एक बार इसको ले लेंगे तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा एन जब कॉमन करेंगे इसको और इसको में जब कॉमन करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा, इसको जीटा बोलते हैं, ये जो है इसको ओमेगा डी मतलब जो डैम्पिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, डैम्पिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे हमने लिखा भी होगा। हाँ, डैम्पिंग फ्रिक्शन ओमेगा डी जो है इसका हम डैम्पिंग फ्रिक्शन का नाम जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ से 1/s, और ये हमारा इक्वेशन आप ऊपर से देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं इक्वेशन जो आ रहा है, यहाँ पे हम ओमेगा एन माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा डी लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ओमेगा डी जो आप यहाँ पे मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जब इस पार्ट में हम इसे ये ऐसे है मतलब ये ब्रैकेट है, जब इसे तोड़ेंगे तो ये भी माइनस और
एक पार्ट ये हो गया, मतलब ये हो गया, और एक पार्ट हमारा ये बन गया। उसके बाद जो है ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे छोटे फॉर्म में बनाना है, मतलब साइन और कॉस में बनाना है। और साइन में कॉस में बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम रहना चाहिए। जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी होता है वो ओमेगा अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है वो एस अपान ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। यही चीज़ जो है आपको क्वांटम में नहीं मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है की पॉइंट कह सकते हैं, जो कि आपको क्लास में आप फैकल्टी बता सकता है, या आप कभी किसी मतलब बुक से पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सी चीज़ें या क्वांटम में बहुत सी चीज़ें नहीं दी होती हैं और इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया नहीं हुआ है कहाँ से, डायरेक्ट उसने यूज़ किया है। लेकिन यही जो है अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे या अगर मतलब किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा वहाँ पे, तो बताएंगे तो आपको समझ में आता है। इसीलिए मतलब क्वांटम पढ़ के और समझ में आना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम जब ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, फिर देखिए हम क्या करेंगे। जो ये ओमेगा डी और ये वाला आप देख सकते हैं इक्वेशन है, ये जो है साइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो एस एक मतलब यहाँ से दे सकते हैं कि हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो मतलब इसे इन्वर्स लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे इसको। जब इन्वर्स लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो 1/s का इन्वर्स लेप्लास जब करेंगे तो 1 आता है। और यहाँ से ये जो है ई जीटा जो ये होल स्क्वायर है, आप जानते होंगे अभी पीछे मैंने बताया था, ये जो है ई और माइनस जीटा ओमेगा एन टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये अगर इस इक्वेशन का हम देखें तो एस अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है। देखिए यहाँ से एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये दो होल स्क्वायर है, उसके ऊपर ये एस है। तो यहाँ से एक जो होता है यहाँ से 1 माइनस, देखिए हम ओबियसली हम भी जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप अगर पहले से पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। अगर पहली बार पढ़ेंगे तो केवल हम रिवीजन करा रहे हैं, और रिवीजन कराने से हम बता रहे हैं कि क्या और कैसे कंसेप्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ से ये ओमेगा टी हो जाएगा और ये माइनस जीटा जो ओमेगा एन है, एक तो लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये माइनस जीटा ओमेगा एन और ये साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जब हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अगर देख सकते हैं अगर साइन कॉस की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे ये जीटा होता है, ये 1 होता है, और ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमारी इतना आ जाएगी, साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपान जो हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू जीटा अपान इतना आ जाएगा, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा इतना आया और कॉस थीटा की वैल्यू जो है जीटा आया। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये जो है दोनों में हमारा मतलब जीटा ओमेगा इतना कॉमन ले लेंगे दोनों, मतलब ये यहाँ से दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर है इसको साइन से रिप्लेस कर देंगे और जीटा जो है कॉस से रिप्लेस कर देंगे, राइट। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस इतना आया और ये साइन थीटा हो गया कॉस ओमेगा डी टी और कॉस थीटा, मतलब ये साइन ए प्लस बी का हमारा फार्मूला बन गया। जब इसको साइन ए प्लस बी की फार्मूला में हम लिखेंगे तो फाइनली हमारा जो है जो हमारा रिस्पॉन्स है सी ऑफ टी जो है 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जीटा ओमेगा टी अपान अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस ओमेगा डी टी, हमारा ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से तो हमने ये रिस्पॉन्स निकाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan इनवर्स 1 माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस अपन जीटा होगा। तो ये वैल्यू जो है आपको याद रखना होगा, और आप जब याद रखेंगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जहाँ से हम सॉल्व जहाँ अपने पीपीटी पे। तो देखिए लास्टली हम कहे थे ना कि यही हमें सॉल्व करके लाना है। जो सी ऑफ टी रिस्पॉन्स है 1 माइनस सी टू डी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा ओमेगा एन, और ये जो है कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5, यही हमें सॉल्व करके लाना था। अब जब हम सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम अब 4 केसेस बनेंगे। 4 केसेस क्या बनेंगे देखिए, हम यहाँ पे लिखे भी हैं 4 केसेस बनेंगे, और ये 4 केसेस जो हैं जीटा की वैल्यू पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। बिल्कुल आप कंफर्म है कि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जीटा अगर 0 के बराबर होता है तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो अंडर डैम्प्ड आता है, मतलब कोई डैम्पिंग नहीं होता है, अंडर डैम्प। अगर जीटा जो है 0 और मतलब 0 से लेस है तो हमारा जो है अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है, अनडैम्प्ड, और मतलब अनडैम्प्ड आता है। और जीटा इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकली डैम्प्ड आता है, मतलब ये जो है डैम्पिंग जो है क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाता है। अगर जीटा जो है ग्रेटर देन 0 है तो ओवर डैम्प्ड आ जाता है, ओवर डैम्प्ड। तो ये आप पढ़े होंगे, मतलब यहाँ पे यही है कि जीटा इक्वल टू, अगर जो हमने इक्वेशन फाइंड किया अगर उसमें 0 रखे तो हमारा रूट जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। अगर जीटा जो है लेस देन 0 है तो हमारा रूट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। अगर हम जीटा इक्वल टू 1 रखें तो हमारा रूट जो है रियल एंड इक्वल आएगा। लेकिन जीटा ग्रेटर देन 0 लिखें
हमारा जीटा जो है ग्रेटर देन अगर 0 आ जाएगा तो रूट हमारा जो होगा रियल होगा लेकिन अनइक्वल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं अभी हम इसको यहाँ पे देखेंगे और मतलब टोटली जो हमारा एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा। तो सबसे पहले हम जीटा की वैल्यू जो होता है यहाँ पे देखिए, यही जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब हम जीटा की वैल्यू वेरी करेंगे, जीटा की वैल्यू वेरी करेंगे तो 4 कंडीशन आता है और ये चारों कंडीशन हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा जीटा की वैल्यू होता है अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो वो कंडीशन को अनडैम्प्ड कहते हैं। जब इस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन जो हमारा आया 4.18 जो भी है, ये इक्वेशन जो हमने बताया था, ये हमारा इक्वेशन जो आ रहा है, जब इसमें हम जीटा के वैल्यू रखेंगे तो हमारा फाइनली जो सी ऑफ टी जो है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के मतलब फॉर्म में आएगा। और जब इसका हम रिस्पॉन्स ड्रा करेंगे तो ये जो है अंडर डैम्प्ड आएगा। देखिए जब हम टाइम और सी ऑफ टी के बीच में हम रिस्पॉन्स ड्रा करेंगे अंडर डैम्प्ड आएगा, ठीक है, अंडर डैम्प्ड आएगा मतलब अंडर डैम्प्ड। देख सकते हैं इसका ऑक्सीलेशन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये अंडर डैम्प्ड है, राइट। तो पहला जो आपने कंडीशन देखा वो जीटा लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 का था। जो हम दूसरा कंडीशन देखेंगे वो अनडैम्प्ड कंडीशन का देखेंगे। जब जीटा इक्वल टू 0 हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा फाइनली हमारा सी ऑफ टी इतना आएगा। जब इसका रिस्पॉन्स हम ड्रा करेंगे तो रिस्पॉन्स जो अंडर डैम्प, देखिए कोई भी डैम्पिंग नहीं है, यहाँ भी उतना ही बराबर, यहाँ भी उतना, कोई भी ऑक्सीलेशन नहीं है। मतलब डैम्पिंग मतलब आप जानते होंगे, ईएमआई में भी आपने पढ़ा होगा कि डैम्पिंग क्या होता है। डैम्पिंग इन द सेंस कितना हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीलेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मतलब अनडैम्प्ड है। तो दूसरा पहला आपने कंडीशन देखा कि जब जीटा हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हमारा जो कह सकता है कि जी जो हमारा रिस्पॉन्स जो होगा अंडर डैम्प्ड का होगा। लेकिन जब हमारा जीटा इक्वल टू 1 होगा तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड का हमारा क्या कह सकते हैं रिस्पॉन्स बनेगा। जीटा इक्वल टू अगर 0 होगा, अगर जीटा इक्वल टू 1 रखेंगे और जब उस इक्वेशन में रख के फाइंड करेंगे, 1 मिनट, जब हम उस इक्वेशन में रख के फाइंड करेंगे तो हमारा जो कंडीशन आएगा जीटा इक्वल टू 1 पे वो क्रिटिकली डैम्प्ड आ जाएगा। मतलब 98% जो होगा डायरेक्ट हमारा रिस्पॉन्स जो होगा कवर कर लेगा। लेकिन जीटा इक्वल टू अगर 0 रखेंगे और जब भी फाइंड करेंगे वैल्यू तो हमारा डायरेक्टली जो कंडीशन आएगा वो ओवर डैम्प्ड का आ जाएगा। मतलब डैम्पिंग जो होगा वो जब डैम्पिंग होना चाहिए उससे पहले ही डैम्पिंग मतलब सेटल्ड हो जाएगा हमारा जो वेव या जो भी इक्वेशन जो स्टेबिलिटी है। तो ये कंडीशन 4 होता है। तो अभी तक जो हमने समझाया ये अभी आपने समझा, इस पर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा ऑब्वियसली, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए पार्ट 1 हमारा कवर करते हुए अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, स्टडी स्टेट एरर एंड एरर कांस्टेंट। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, देखिए इसका 1 मार्क्स में जो पूछ सकता है तो आप याद करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड डिजायर रेफरेंस गिव द स्टडी स्टेट एरर। मतलब जो ये हम रिस्पॉन्स ड्रा करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स जो ये मतलब स्टडी स्टेट है और इसके बीच में जो रियल स्टेट है इसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम स्टडी स्टेट एरर के नाम से जानते हैं। तो स्टडी स्टेट जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, एक क्लोज लूप एक हमारा कह सकते हैं ये सिस्टम है जिसमें फीडबैक और ये हमारा ओपन लूप सिस्टम, ये फीडबैक हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से कोनिकल डायग्राम कह सकते हैं इसको, कोनिकल डायग्राम, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई ऑफ एस इक्वल टू कैसे आएगा, देखिए ई ऑफ एस, यहाँ पे ई ऑफ एस है, ई ऑफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है, ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस। ये दोनों जो हैं ये जुड़ रहा है और ये घट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा समिंग पॉइंट होता है। तो ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, ठीक है, ये हमारा आया। और बी ऑफ एस इक्वल टू क्या है, बी ऑफ एस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा बी ऑफ एस आया। फिर आप जानते हैं ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया कि ई एफ एस इक्वल टू इतना होता है। तो जब हम बी एफ एस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जब बी एस की वैल्यू सी एफ एस इंटू एच एफ एस रखेंगे और फाइनली सी एफ एस हमारा इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो हम ई एफ एस की वैल्यू अभी हमने देखा आर एफ एस इंटू बी एफ एस की वैल्यू हमारा इतना आ रहा है। जब यहाँ पर रखेंगे और ई एफ एस यहाँ से अब दोनों जगह से आर एफ मतलब ये देख सकते हैं ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ से जब ई एफ एस मतलब ये कॉमन करेंगे तो आप फाइनली हमारा ई एफ एस की वैल्यू जो होगा आर एफ एस 1 प्लस जी एफ एस। मतलब ये तो आप जानते हैं क्लोज लूप जो हमारा सिस्टम होता है उसका हमारा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इतना आता है, राइट। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आप जानते होंगे कि ये पॉजिटिव अगर फीडबैक है तो यहाँ पे माइनस होता है और निगेटिव फीडबैक है तो प्लस होता है। तो हमें ये जो दोनों इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर ये जो 1 है और इक्वेशन नंबर यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पे लिख रहा है, देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है, इसको कंबाइन करेंगे
तो हमारा प्लस माइनस मतलब वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कब आता है वो समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ से हम मतलब स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, इस एक्सप्रेस इन द वैलिड ऑल द टाइम। जो मतलब एक्सप्रेशन जो होता है, एरर जो वैलिड होता है ऑल द टाइम के लिए होता है, t=0 से लेकर t=∞ तक होता है। तो हमारा स्टडी स्टेट यहाँ पे लिखा है कि जो एरर है स्टडी, ए से स्टडी स्टेट, तो लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट ई ऑफ टी, राइट। तो यहाँ से ई ऑफ एस इक्वल टू, हमने ई ऑफ एस हमारा लिखा है इतना, जब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस इंटू ई ऑफ एस आएगा, राइट। तो हमारा जो ई ऑफ एस लिखला है यहाँ हम रखेंगे, जब रखेंगे तो हमारा फाइनली जो एस टेंस टू जीरो हो जाएगा। आप जानते होंगे, आपने कंडीशन पढ़ा होगा, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम से जो ई ऑफ टी हो, ई ऑफ टी जो है मतलब एरर, जो स्टडी स्टेट एरर है, वो जो हमारा फाइनली जो आ जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम से, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर ऑफ एस 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आप फार्मूला पढ़ लेंगे उसके बाद हमें कुछ मतलब एक्सप्रेशन डिराइव करने होते हैं। जब आप एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे फॉर टाइप 1, यहाँ पे देखिए टाइप 1 आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हमने बताया कि जितना आपका मतलब ओरिजिन से पोल, मतलब जितने पोल रहते हैं उतने टाइप ऑफ हमारा सिस्टम होता है। अगर हमारे 2 लाई कर रहे हैं पोल जो ओरिजिन पे, तो हमारा टाइप 2 का इक्वेशन होगा। अगर एक कर रहा है तो एक का होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें के पी के वी, मतलब ये जो के पी है, आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इसको प्रोफेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे वेलोसिटी मतलब प्रोफेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी को हम पहले डिराइव करेंगे फॉर यूनिट स्टेप। तो अगर यहाँ से आप समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम समझाने के लिए अपना नोट्स का हेल्प लेते हैं, और नोट्स का मतलब ओबियसली हम हेल्प लेके आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का हमने समझाया था, ये कैसे आया। उसके बाद अभी स्टेडी स्टेट पे चलते हैं। तो जो स्टेटिक मतलब जो एरर है कोफिशिएंट, कुछ कोफिशिएंट होते हैं। जैसे सबसे पहले पोजिशनल एरर कांस्टेंट जो केपी था, उसका जो वैल्यू होता है लिमिट एस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आपको याद रखना होगा कि जो पोजिशनल कांस्टेंट होता है वो जो होता है, देखिए बोलते बोलते मेरा भी पेट दर्द करने लगा, लेकिन कोई नहीं, ये तो इतना काम तो करना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा लाइफ में कुछ करना है तो। चलिए कुछ नहीं, हंसते खेलते, आज 1 जनवरी है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। हम 1 जनवरी को इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मे बी आज ही अपलोड कर दें या कल अपलोड करें। तो देखिए सबसे पहले जो पोजिशनल कांस्टेंट होता है उसको हम केपी से कहते हैं, केपी इक्वल टू पोजिशनल कांस्टेंट। और जो लिमिट एस टेंड टू जीरो और जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये प्रोफेशनल कांस्टेंट होता है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, के वी वेलोसिटी कांस्टेंट, देख सकते हैं ये जो लिमिट एस टेंड टू जीरो, यहाँ पे केवल एक एस बढ़ जाता है, तो इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और यही एस स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे अगर एस स्क्वायर हो जाए जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो इसे हम एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि अगर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है तो इसे प्रोफेशनल कांस्टेंट कहेंगे, इसे वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कहेंगे, इसे एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ से हमें अब सॉल्व करना होगा। ये तो हमने समझ लिया कि के पी के वी और के क्या होता है। नाउ वी नीड टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर सॉल्व करने के लिए अभी स्टडी स्टेट का हमने समझाया था कि जब डिराइव करके हमने दिखाया था, तो स्टडी स्टेट एरर होता है लिमिट एस टेंड टू जीरो एस इंटू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो फॉर यूनिट स्टेप के लिए आप जानते हैं आर ऑफ एस इक्वल टू 1/s होता है। तो यहाँ पे आर ऑफ एस जो है वहाँ पे 1/s रखेंगे तो एस कट गया, हमारा केवल इतना बचा, राइट। तो यहाँ से हमारा जो फाइनली जो के पी के लिए हमारा जो आ रहा है स्टडी स्टेट एरर, वो ई ऑफ एस इतना जो है के पी के बराबर है, आप जानते होंगे के पी। तो यही जो रख लेंगे तो स्टडी स्टेट जो है के पी के लिए पोजिशनल कांस्टेंट, वो जो होगा 1/1 प्लस के पी आता है, राइट। तो यहाँ से हम टाइप 0, टाइप 2, टाइप 3 जो हमारा टाइप नंबर सिस्टम है उसके लिए ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो के पी के लिए निकालना है, के पी इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि के हमारा कोई कांस्टेंट है, और ये जो हमारे जीरोज़ हैं, नंबर ऑफ जीरो, ये हमारे पोल हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के लिए, टाइप 0 के लिए, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिए और तभी समझ में आएगा। हम टाइप 0 के लिए देखिए, अगर सबसे पहले अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या समझ में आपको नहीं आ रहा, तो एक बार कृपया करके आप भी वीडियो बनाइए और देखिए कितना आपको समझाना आता है। तो अब इसलिए मैं कहूँगा कि अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट आई एम मेकिंग फूल, ऐसा नहीं है। हमारे पास वो मतलब रिसोर्सेज नहीं है जिसके हेल्प से मैं आपको लिख के समझा सकूं, लेकिन जितना भी होता है मेरे तरफ से मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। तो अगर आप वीडियो देखते होंगे लास्ट तक
अगर व्यू तो मेरे वीडियोज़ पे कुछ अच्छे ही जाते हैं, तो रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आते हैं, लेकिन आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, जो टाइप जीरो सिस्टम होता है, मतलब जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ओरिजिन नहीं, ये जो ओरिजिन से पहले, जैसे अगर इसका ड्रा करेंगे तो ये माइनस में यहाँ पे कोई भी ऐसा पोल नहीं है जो ओरिजिन अप्लाई करे, तो इसका इसलिए ये जो है टाइप जीरो सिस्टम है। तो जब आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब केपी के लिए, केपी इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो जब एस इक्वल टू जीरो सब में रख देंगे तो हमारा जो फाइनली हमारा जो वैल्यू हो जाएगा जो केपी का, वो हो जाएगा कांस्टेंट। और जब स्टडी स्टेट निकालेंगे तो स्टडी स्टेट के लिए हमने बताया था 1/1 प्लस केपी होता है। तो अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट जो होगा हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिए हमने टेबल बनाया है, जैसे ही सभी चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको टेबल में समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो स्टडी स्टेट होता है यहाँ आप लिखेंगे फॉर टाइप जीरो, जो यूनिट स्टेप के लिए अगर हमारा स्टडी स्टेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर टाइप जीरो के लिए निकाला हमने, अब टाइप वन के लिए निकाले अगर स्टडी स्टेट एरर फॉर केपी, तो केपी इक्वल टू जानते होंगे लिमिट एस टेंड टू जीरो जी ऑफ एस इंटू के ऑफ एस। तो यहाँ पे टाइप वन आ गया, यहाँ पे समझना होगा, जब टाइप वन आ गया तो यहाँ पे एक जो होगा पोल जो होगा ओरिजिन पे लाई करेगा। जब एक पोल जो लाई करेगा तो यहाँ से जब हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे फिर एस टेंड टू जीरो, जैसे ही हम यहाँ पे जीरो रखेंगे ये हमारा वैल्यू जो इन्फाइनाइट आ जाएगा। जब के पी इक्वल टू इन्फाइनाइट आ गया, जब के पी की वैल्यू हम स्टडी स्टेट एरर में रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब स्टडी स्टेट जो होगा फॉर टाइप वन, वो जो होगा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं एक नोट बना के, इन केस ऑफ टाइप वन द एबव, मतलब टाइप वन से जितने भी अब एबव होंगे, जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर भी आया, एस क्यूब भी आया, तो ये हमारा हमेशा इन्फाइनाइट आएगा। जैसा इन्फाइनाइट आएगा तो हमारा जो स्टडी स्टेट एरर होगा वो जीरो आ जाएगा। तो वही ये समझना होता है कि स्टडी स्टेट एरर फॉर टाइप वन सिस्टम के लिए जो हमारा यूनिट स्टेप जो होता है, मतलब केपी के लिए हम बात करें पोजिशनल कांस्टेंट, वो जो होता है पहले जो होता है वो जो होता है हमारा कांस्टेंट आ रहा था ना, पहले हमारा कांस्टेंट, जब कांस्टेंट आ रहा था तो स्टडी स्टेट एरर हमारा कांस्टेंट आ रहा था, तो टाइप जीरो के लिए हमारा कांस्टेंट आएगा और उससे एबव के लिए हमारा जीरो आएगा। तो ये आपने पोजिशनल कांस्टेंट के लिए देखा। अब पोजिशनल के बाद अगर हम यूनिट रैंप जो है, मतलब जो हमारा स्टडी स्टेट एरर अंडर इन, मतलब सॉरी, जो हमारा यूनिट रैंप के लिए अगर हम देखें तो देखिए, हम अब के पी का वैल्यू देखें, अब के वी निकालेंगे। के वी निकालने के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, तो ये हमारा स्टडी स्टेट का फार्मूला हो गया। यहाँ से यूनिट रैंप दिया है, जब यूनिट रैंप रखेंगे तो एस स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। जब हाँ एस स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से यूनिट रैंप के लिए हम देखेंगे। अभी हमने देखिए, अभी हमने सबसे पहले आपको बता दें, ये हमने यूनिट स्टेप के लिए देखा था, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू। अब यूनिट स्टेप, ये तीन स्टेप आपको देखना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको क्वांटम में, मतलब जो हमने लिया है रेफरेंस, उससे अगर हम अभी पीपीटी समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब हमने यूनिट स्टेप के लिए देखा, अब जो है हम यूनिट रैंप के लिए देखेंगे। जब यूनिट रैंप के लिए हम देखेंगे तो यूनिट रैंप के लिए आप जानते होंगे कि जो आर फेस जो होता है वो जो होता है एस स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो यूनिट रैंप के लिए हमारा आर ऑफ एस जो होता है 1/s², तो एस स्क्वायर से स्क्वायर कट किया, एक इस यहाँ पे चला गया और ये जो वैल्यू इतना आ गई। ये जो वैल्यू आपने देखा था ये केवी की है। तो स्टडी स्टेट एरर जो यूनिट रैंप के लिए जो होता है ई ऑफ एस इक्वल टू 1/kV होता है, राइट। यहाँ से आपने समझा। फिर अगर टाइप जीरो के लिए वही बिल्कुल, अगर आपको शुरू में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम दें, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, तो अब टाइप जीरो के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पोल ओरिजिन अप्लाई नहीं कर रहा है। जब इसको वैल्यू पे रखेंगे एस, यहाँ पे एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, अगर यहाँ पे रखेंगे तो एस इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो टाइप जीरो के लिए हमारा केवी की वैल्यू जीरो आ गया। जब यहाँ पे जीरो आ गया तो जीरो रखेंगे तो पहले ही हमारा इन्फाइनाइट आ जाएगा, देख सकते हैं। हाँ, पहले हमारा केवी की वैल्यू जो है टाइप जीरो के लिए इन्फाइनाइट आ जाएगा। जब टाइप टू की हम बात करेंगे, टाइप वन की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ टाइप जीरो द स्टडी स्टेट एरर विल बी इन्फाइनाइट। टाइप वन के लिए देखेंगे, टाइप वन के लिए आप जानते होंगे कि एक हमारा जो है एक जो है हमारा पोल पे हमारा लाई करेगा, हमारा पोल लाई करेगा ओरिजिन पे, ये एस खत्म। फिर हमारा जो जीरो की वैल्यू रखेंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो के वी इक्वल टू अगर कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा फाइनली स्टडी स्टेट भी जीरो आ जाएगा टाइप वन के लिए। अब टाइप टू के लिए देख लेते हैं। टाइप टू के लिए देखेंगे तो एस टेंस टू जीरो और यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एस ऊपर है, एस कट जाएगा, एक एस बचा। तो जब एस इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारा वैल्यू इन्फाइनाइट आएगा। जब इन्फाइनाइट यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा स्टडी स्टेट जो होगा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमने यही समझाने की कोशिश किया कि जो टाइप, अगर रैंप सिग्नल की बात करें तो मतलब रैंप सिग्नल की टाइप टू के बाद जो हमारा जो वैल्यू होता है वो जो होता है जीरो आने लगता है। पहले जो होता है कांस्टेंट आता है। यही हम टेबल से अगर समझाने का बात कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है,
सबसे पहले हमने टाइप सिस्टम लिखा है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और पैराबोलिक। तो अभी हमने जब सॉल्व किया तो स्टेप सिग्नल के लिए पहला जो है टाइप 0 के लिए हमारा कांस्टेंट आ रहा था स्टडी स्टेट एरर, टाइप 1 के लिए 0 आ रहा था, उससे एबव के लिए 0 आ रहा था। वैसे ही अगर रैंप सिग्नल की बात करें तो स्टडी स्टेट जो एरर आ रहा था वो जो है टाइप 0 के लिए कांस्टेंट आया, टाइप 1 के लिए हमारा कांस्टेंट आया और उससे उसके बाद जो है सब जो है 0 आने लगे। वैसे ही अगर पैराबोलिक के लिए बात करें तो टाइप 0 के लिए कांस्टेंट, टाइप 1 के लिए कांस्टेंट, सॉरी टाइप 0 के लिए इन्फाइनाइट, टाइप 1 के लिए इन्फाइनाइट, टाइप 2 के लिए कांस्टेंट आएगा और उसके बाद जो टाइप 2 के बाद होंगे 3, 4 उसके लिए 0 आने लगेगा। देखिए हमने लिखा भी है। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली ये समझ में आएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो स्टडी स्टेट एरर कितना आता है, राइट। तो अब यही चीज़ हमने यहाँ समझना होगा अपने पीपीटी से। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, जब स्टडी स्टेट इसने भी निकाला होगा, देखिए स्टडी स्टेट एरर फॉर पहले मतलब 3 मतलब रैंप सिग्नल जो केपी, केवी और के है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के लिए हमें निकालना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले यूनिट स्टेप का निकालते हैं। जब यूनिट स्टेप्स निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने समझाया था आपको, केपी जो का कांस्टेंट होगा और ये जो कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट आता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंड टाइप 1 के लिए हमारा जो है वो केपी जो आ रहा था इन्फिनाइट आ रहा था और स्टडी स्टेट एरर जो है 0 आ रहा था। देखिए ऑब्वियसली ऐसा मत समझिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको केवल रिवीजन करा रहा हूँ। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बिल्कुल कंटेंट वाइज एक चीज़ आपको एक एक लाइन बाई लाइन समझाऊँ। लाइन बाई लाइन समझाऊंगा तो बार बार मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 से 20 लेक्चर तो चाहिए इस चैप्टर के लिए बिल्कुल अच्छे से अगर पढ़ना होगा तो 1 घंटे में सब चीज़ को कवर करना इट्स नॉट मतलब ये तो टीचर भी पढ़ा है, मैं कह सकता हूँ मैं तो केवल स्टूडेंट हूँ, रिवीजन पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। अगर टीचर भी पढ़ा है, टीचर को भी मुझे नहीं लगता कि वो एक एक चीज़ आपको 1 घंटे में समझा सके। सॉरी। तो आगे चलते हैं, इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सीधे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक अब वीडियो का ख़त्म ही होगा और उसके बाद हम दो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको लाएंगे और सेकंड पार्ट ऑब्वियसली हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सेकंड पार्ट तो जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट 10 से 15 मिनट का होगा, उसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और सबसे आसान है, केवल हमें कंट्रोलर पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें केपी, केवी और के की वैल्यू निकालना है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमारा जी एफ एस जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है उसका फीडबैक दिया हुआ है, हम यहाँ से के पी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे के पी इक्वल टू क्या होता है। के पी इक्वल टू जो होता है लिमिट एस टेन टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और यहाँ पे हमारा जी ऑफ एस की वैल्यू इतना दिया हुआ है और एच ऑफ एस की वैल्यू हमारा दिया हुआ है। जब इतना रखेंगे, रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एस टेन टू 0 रखा है, जब यहाँ पे 0 रखेंगे डायरेक्टली हमारा के पी की वैल्यू इन्फिनिट आ गया, के पी हमारा निकल गया, काम खत्म। वैसे के पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एस मल्टीप्लाई होता है, जब एस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक एस और बचा, फिर हमारा जो है जब एक एस नीचे बच गया और 0 रखेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है इन्फाइनाइट, तो के वी की वैल्यू भी हमारी इन्फाइनाइट आ गई। तो बहुत ही इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा इस पहला क्वेश्चन के लिए हमारा के पी और के वी की वैल्यू जो है इन्फाइनाइट आ गई, लेकिन हमारा के वी अब हम के की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर के की वैल्यू निकालें तो एस स्क्वायर यहाँ पे एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, हमारा इतना बच्चा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू हमारा 7 आ गया। यही हमारा पूछ रहा था। देखिए एक क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली 7 नंबर में आया होगा, 6.5 नंबर, मतलब मालूम नहीं किस रेशियो से दिया हुआ है, हाँ 7 नंबर में आया हुआ है, समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी ऑफ एस और एच ऑफ एस दिया हुआ है, के पी के वी के की वैल्यू निकालनी है। तो आप के पी की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते होंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, दोनों 0 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन 3/5 आ गया, तो हमारा के पी की वैल्यू 3/5 आ गया। उसके बाद के बी की वैल्यू आप जानते होंगे, मतलब ये डायरेक्ट कर रहा है जी। के बी इक्वल टू क्या होता है, देखिए के वी इक्वल टू होता है एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो यही जो है जी ऑफ एस और एच ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन है और इसको एस से मल्टीप्लाई किया। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं एक एस जो है ऊपर है, जैसे ही एक एस ऊपर है, अब लिमिट इसमें रखेंगे तो एस इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा के वी की वैल्यू, के की वैल्यू भी 0 आ गई और के की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी, के वी और के की वैल्यू 0। तो फाइनली आप देखिए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो लास्ट में आपको नोट लिखना चाहिए और लिखना चाहिए के की वैल्यू, मतलब के पी की वैल्यू हमारा 3.5 आया, 3/5 आया, हमारा के वी की वैल्यू 0 आया और के की वैल्यू भी हमारा 0 आया। और उसके बाद एक डिब्बा बना दीजिए, बस ऐसे बना देंगे। ऑब्वियसली 7 नंबर का है तो कोई 5 या 6 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो
आगे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये हमारा मे बी लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक रिड्यूसेशन टेक्निक जो हमने पढ़ाया है फर्स्ट यूनिट का, जो हमने सोर्स डाला है 1 सोर्स, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको जब हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो है निगेटिव फीडबैक है। जब निगेटिव फीडबैक को सॉल्व करेंगे इतना आएगा, उसके बाद ये जो दोनों जो है इससे कैस्केड हो जाएंगे। कैस्केड होने के बाद फिर से हमारा निगेटिव फीडबैक है। जब फाइनली इस ब्लॉक को हम रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा जो है जी एफ एस इंटू एच एफ एस इतना आ जाएगा। जब जी एफ एस और एच एफ एस इतना आ गया, उसके बाद हमें टाइप ऑफ सिस्टम जीरो, टाइप ऑफ सिस्टम ही जीरो। क्यों? क्योंकि हमारा पोल पे कोई भी लाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सिस्टम जीरो, क्योंकि कोई भी पोल पे हमारा लाइन नहीं कर रहा है, ओरिजिन पे कोई भी पोल लाइन नहीं कर रहा है। तो ये जो है टाइप जीरो का सिस्टम है। तो यहाँ से हमें आर ऑफ टी जो देखिए यहाँ पे आर ऑफ टी जो है क्वेश्चन में दिया होगा शायद। हाँ, सबसे पहले हमें आर ऑफ टी जो है 6 पे निकालना है, उसके बाद आर ऑफ टी 8 टी पे निकालना है और फाइनली थर्ड हमारा इतना निकालना है। चलिए करते हैं इसको। देखिए न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी होता है, और अगर आपको न्यूमेरिकल करने आता है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर ऑफ टी हमारा 6 दिया है, इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल लेंगे तो 6/s आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो e की वैल्यू जो होगी 6 आ जाएगी 1/s। तो जब हम यहाँ पे हम फाइनली जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू निकाला है, जब इसमें हम s टेंस टू जीरो रखेंगे, जैसे ही हम s टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारा दोनों जीरो हो गया। केवल क्या बचा 800/50, ये 0 80/5, तो यही हमारा फाइनली 80/5 आया। तो यहाँ से हमने के पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? के पी की वैल्यू निकालने के लिए पहले के पी निकालें। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट पूछ रहा है, यहाँ पे के पी के वी और के वी नहीं पूछा है, स्टडी स्टेट एरर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ए की वैल्यू हमारा 6 आ रहा है कॉन्स्टेंट, और 1/के पी की वैल्यू हमारा इतना आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के स्टडी स्टेट एरर जो होगा फॉर पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट, वो जो होगा इतना एरर हमारा आएगा 0.353। दूसरा जो है 8t आएगा, 8t आप जानते होंगे 8t को जब प्लस में आप कन्वर्ट करेंगे तो 8/s²। तो यहाँ से a की वैल्यू जो हो गया कांस्टेंट जो है 8 आ गया, और हमारा आर ऑफ एस 1/s²। जब 1/s² हम रखेंगे और एस यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जानते होंगे के और के की वैल्यू हमारा इतना होता है। और हम जब जी ऑफ एस इतना हमारा आया था, और जी ऑफ एस हमारा ये है, ठीक है, और हमारा आर ऑफ एस 1/s²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब s टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ गया, टोटली जीरो। जैसे ही ए की वैल्यू 8 आई है, यहाँ से ए की वैल्यू 8 आई है, 8/0 जीरो रखेंगे तो हमारा इन्फिनिट आ जाएगा। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरा जो है इक्वेशन ये दिया हुआ है। जब ये इक्वेशन दिया है सबसे पहले जानते होंगे कि इसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में करेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 30 A1 A2 ए की वैल्यू आएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए के पी की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इतना आ रहा था। जब ये मतलब इतना वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। मतलब कैसे आपको समझाएं? अब इतना तो आपको बता ही दिए के पी की वैल्यू इतना आता है, के वी की वैल्यू इतना आता है। केवल लिमिट पुट करना है, लिमिट जैसा ही पुट करेंगे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, जैसे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एस नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। तो ये आपको देखना होगा। फॉर मोर क्वेश्चंस यू कैन प्रीफर क्वांटम, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सभी लोग क्वांटम पढ़ते हैं। ऐसा कोई टॉपर से लेके कोई भी एक टीम ऐसा नहीं होगा जो कहता है कि मैं क्वांटम से नहीं पढ़ता हूँ। जो 9.5 जो भी CGPA लाते हैं, जितना भी लाते हैं, सब क्वांटम पढ़ते हैं। क्योंकि क्वांटम एक ऐसा, मुझे भी नहीं लगता ऐसा, मतलब एक सीरीज़ है जिसमें प्रिस्क्राइब वे में इतना अच्छे से लिखा होता है। मतलब कुछ मिस्टेक्सेस होते हैं, तो वो मिस्टेक्सेस आप पढ़ रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं 3rd ईयर में, तो इतना तो नॉलेज होगी है क्या गलती है क्या सही है, आप उसे मीट कीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, केवल आपको एग्जाम पास करना है तो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इन इंडिया कोई मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी हूँ, तो कोई स्किल पे तो फोकस कर नहीं रहा है, केवल क्वांटम रट रहा है, पढ़ रहा है, डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। डिग्री लेना है तो क्या ही ज़्यादा प्रेशर लेना है, बस क्वांटम के लास्ट जब एग्जाम आया तो क्वांटम के हर टॉपिक, हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन लगाओ और जाओ क्वेश्चन, बैठो एग्जाम में आराम से 30-35-40 नंबर लाओगे, बस काम खत्म। और क्या चाहिए, बस आराम से ज़िंदगी जियो है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो है यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है जी ऑफ एस, और इसमें भी इधर कॉन्स्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे एक जो है पोल जो है ओरिजिन अप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है टाइप 1, यहाँ पे लिखा है कि हमारा टाइप 1 का ये सिस्टम टाइप 1 सिस्टम है। तो जब हम इसको स्टडी स्टेट निकालेंगे तो सबसे पहले हम जब केपी निकालेंगे तो जी ऑफ एस और एच ऑफ एस मालूम चाहिए। तो हम जी ऑफ एस और एच ऑफ एस, तो यहाँ पे जी ऑफ एस दिया हुआ है, राइट, जी ऑफ एस दिया हुआ है, और हमें सभी इधर कॉन्स्टेंट निकालना है विथ मैग्नीट्यूड रैम मैग्नीट्यूड 5। तो हमारा
सबसे पहले एच ऑफ फेस निकालना होगा। यहाँ पे यूनिटी फीडबैक कहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, ऑब्वियसली यूनिटी फीडबैक। जैसे यूनिटी फीडबैक आपने देखा, जो एच ऑफ फेस की वैल्यू है वो 1 आ गई। तो जैसे ही आप सबसे पहले जी ऑफ एस और एच ऑफ एस निकालना है, तो इसके लिए के पी इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जब निकालेंगे और जब सॉल्व करेंगे, और हम जब सॉल्व करने के बाद इसमें एस आप देख सकते हैं नीचे एक एस है, जब सॉल्व करेंगे एस ऑफ एस नीचे है, जैसे जीरो रखेंगे इन्फिनिट आ जाएगा। जब इन्फिनिट आ जाएगा तो हमारा के पी की वैल्यू निकल गया, के वी की वैल्यू एस इंटू इतना होगा, एस एस कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू के वी की वैल्यू 14 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और अगर के वी की वैल्यू निकालना है तो आप जानते हो के वी इक्वल टू हमारा के इक्वल टू लिमिट एस टेन टू जीरो एस स्क्वायर होता है। यहाँ से एक एस बच गया, जब एस ऊपर बच गया तो लिमिट एस टेन टू जीरो, जैसे ही जीरो रखेंगे तो हमारी के वी की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि आपको ये समझ में आ जाए। तो पार्ट 2 भी हमारा आई थिंक ख़त्म ही हो गया। अब लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए अभी तक 50 मिनट हो गए और मुझे बोलते बोलते हालत ख़राब हो गया, लेकिन लास्ट ये बचा हुआ है पार्ट 1 का, इसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो, उससे आपका 7 नंबर कन्फर्म। चलिए मैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिले टाइम क्या होता है, पिक टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, स्टडी स्टेट एरर क्या होता है। अभी हमने स्टडी स्टेट एरर आपको समझाया। तो ये जो तीनों चीज़ होते हैं ये इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ये जो है टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डिले टाइम क्या होता है? डिले टाइम द टाइम रिक्वायर फॉर, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है, हम रिस्पॉन्स ड्रा करते हैं सिस्टम का, टाइम रिक्वायर फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ फाइनल टाइम, मतलब 50% जैसे हम ड्रा कर रहे हैं और यहाँ से 50% जो ये पहुँच रहा है ये डिले टाइम है, राइट। अभी हम ग्राफ से समझाएंगे। फिर राइज टाइम क्या है? 10 to 90% जब हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स कवर कर लेता है तो उसे हम राइज टाइम कहते हैं। और पिक टाइम तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे हम रिस्पॉन्स ड्रा कर रहे हैं तो ये टाइम जो है, इतना टाइम, ये ऊपर वाला टाइम जो पिक टाइम होता है। चलिए इसको हम ग्राफ से समझाते हैं एक बार। ये देखिए हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये हम कोई रिस्पॉन्स ड्रा कर रहे हैं जो अंडर टाइम का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ से यहाँ तक ये डिले टाइम है। जो आपने डिले टाइम अभी पढ़ा, जो डिले टाइम का अगर डिफिनेशन आप पढ़ेंगे, डिले टाइम ये लिख रहा है ना, जो 50% रीच कर जाए, फाइनल जो हमारा द टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू फर्स्ट टाइम। देखिए हमारा फर्स्ट टाइम, ये हमारा जो रिस्पॉन्स है इसका 50, मतलब ये इतना जा रहा है फर्स्ट टाइम, इसका 50% ये डिले टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद डिले टाइम के बाद अगर हम राइज टाइम की बात करें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है रिस्पॉन्स राइज कर रहा है, ऊपर राइज कर रहा है, तो ये हमारा राइज टाइम हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पीक पे हमारा जो है, क्या बोल सकते हैं, हमारा ये रिस्पॉन्स है, तो इसलिए इसको पीक टाइम कहेंगे। मतलब टाइम कितना लग रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो टाइम लग रहा है इसे डिले टाइम कहेंगे। और ये 100% पहुँचने में कितना टाइम, तो ये राइज टाइम हो गया। और ये सबसे पीक पे पहुँचने में हमारा जो रिस्पॉन्स है कितना टाइम ले रहा है, इसे हम पीक टाइम कहेंगे। तो यहाँ से राइज टाइम, पिक टाइम और टोटली जो टोटल यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब ये रिस्पॉन्स को सेटल्ड होने में, मतलब ये रिस्पॉन्स को विदाउट ऑक्सीलरेशन एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्स को सेटल होने में जो टाइम लगता है उसे सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो यही आपको सभी टाइम हमने बताया। जो डिले टाइम होता है सभी का फार्मूला होता है और फार्मूला से हम फाइंड करते हैं। जैसे अब इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो हम सॉल्व नहीं कराएंगे, डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं। जो राइज टाइम है, राइज टाइम जो हो पाई माइनस इतना आता है। तो इसको और सिंप्लीफिकेशन में हम करें तो पाई माइनस फाई लिखेंगे, क्योंकि फाई इक्वल तो हमने अभी बताया था पीछे, फाई इक्वल तो इतना होता है। और ये जो होता है पा, एक बार और लिखते हैं, देखिए और अच्छे से लिखते हैं, मतलब इसको और छोटा करते हैं। जो हमारा राइज टाइम है टी आर, राइज टाइम को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ये जो है फाई लिखेंगे, पाई माइनस फाई अपन ये ओमेगा एन माइनस, अभी हमने बताया था ये डैम्पिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसको ओमेगा डी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा राइज टाइम का फॉर्मूला होता है पाई माइनस फाई अपन ओमेगा डी, ये हमारा राइज टाइम हो गया। राइज टाइम के बाद अगर पिक टाइम की बात करें तो पिक टाइम क्या होता है, यहाँ पे ये आपने देखा ये ओमेगा डी, तो पिक टाइम जो होगा पाई अपन ओमेगा डी, तो ये हमारा राइज टाइम का पिक टाइम का फॉर्मूला हो गया। यहीं से अगर मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम मतलब कितना ओवरशूट हो रहा है, इसका फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज में निकालते हैं। और ई टू दी पावर माइनस पाई जीटा अपन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, ये हमारा जो परसेंटेज में निकालते हैं। और ये जो मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट, मतलब कितना ओवरशूट कर रहा है हमारा रिस्पॉन्स, वो हम फाइंड करते हैं। तो इसको हम रिविजन पर्पज से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको इतना समझ में आता होगा। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। और सेटलिंग टाइम का अगर हम फार्मूला बताएं तो टी एस इक्वल टू 4 अपन जीटा ओमेगा ओमेगा एन होता है, 4 अपन जीटा ओमेगा एन। अब ये इसका सबका प्रूफ है, आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो यू कैन प्रीफर एनी बुक और क्वांटम एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट आइडिया। अगर नहीं समझ में आया देन यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड।
तो यहाँ से आपको जो है सेटलिंग टाइम भी समझा दिया हमने। सेटलिंग टाइम क्या होता है, मतलब कितना सेटल होने में टाइम लग रहा है, उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन बचा, और क्वेश्चन के बाद जैसे हम सॉल्व करेंगे हमारा लगता है कि 1 घंटा के आसपास ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाँ, इसका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो लास्ट हमने कंट्रोलर बताया था, उसको हम खत्म कर देंगे। तो हमारा जो 1 शॉट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और 5th यूनिट का खत्म हो गया। 4th यूनिट हम एग्जाम से पहले तक कोशिश करेंगे कि उसको भी खत्म कर दें। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिटी फीडबैक, यहाँ पे यूनिटी फीडबैक से समझ में आया कि जो एच ऑफ एस जो है वो 1 के इक्वल है, राइट। यहाँ पे जी ऑफ एस दिया हुआ है, जी ऑफ एस हमें मालूम है, एच ऑफ एस मालूम है, हमें फाइंड क्या करना है, पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, जितने भी मतलब हमारे स्पेसिफिकेशन है टाइम के, सबको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी हमने बताया, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से जब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है 1 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन इतना आ गया। यहाँ से जब इसको हम कंपेयर करेंगे, जब हम सेकंड ऑर्डर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपान ओमेगा एन स्क्वायर अपान 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे एस स्क्वायर होता है, प्लस 2 ओमेगा एन स्क्वायर। जब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारा एस इक्वल टू इतना, ये 2 जीटा ओमेगा एन, देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 2 आ रही है, राइट। और ओमेगा एन की वैल्यू जो है 2 आ रही है। तो यहाँ से ओमेगा एन देखिए, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट 2 रेडियन पर सेकंड आ गया। तब हमें ओमेगा एन की वैल्यू मालूम हो गई। जब हमें कंपेयर करके यहाँ से हमने कंपेयर किया तो ओमेगा एन की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2 आ गई। जब ओमेगा एन की वैल्यू मालूम हो गई तो हम यहाँ से जीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जब जीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 0.707 आएगा। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले राइज टाइम निकालना है। राइज टाइम के लिए हमने वही बताया था सिंप्लीफाई करके, टी इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस फाई अपन ओमेगा डी, ठीक है। और जो हमारा, जब हमें दो चीज़ मालूम हो गया, जीटा की वैल्यू मालूम हो गया और ओमेगा की वैल्यू मालूम हो गया, जब ये मालूम हो गया तो इस इक्वेशन में रखेंगे, सब फाई निकालेंगे। फाई निकालने के लिए tan इनवर्स जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपन जीटा होता है, जब निकालेंगे तो 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री ये डिग्री में है, इसको रेडियन में करने के लिए आप जानते होंगे, पाई अपन 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। जब रेडियन में आ जाएगा तो हमारी वैल्यू जो है एक रेडियन में, मतलब जब डिवाइड मतलब प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, तो एक ही वैल्यू हमारा माइनस या प्लस होता है। तो इसको भी पाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 मत रख दीजिएगा, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे थे शुरू में तो हम भी यही गलती कर रहे थे, पाई की वैल्यू 25/7 रख रहे थे तो नहीं आएगा। यहाँ पे 3.14 रखिएगा और माइनस जो ये हमारी वैल्यू आ रही है 0.78, उसको सॉल्व करने के बाद अब ओमेगा डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओमेगा डी की वैल्यू जो होती है, ओमेगा डी जो हमारा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा एन माइनस 1 माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर होता है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी 1 आ जाएगी। और फाइनली जब सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, मतलब राइज टाइम निकालने के लिए, पाई की वैल्यू 3.14, हमारी इसकी वैल्यू पाई की इतनी और नीचे 1, तो हमारी फाइनली हमारा जो आंसर होगा, जो राइज टाइम का होगा, वो इतना सेकंड आ जाएगा। और टाइम का, जो टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो हमारा इतना सेकंड आ जाएगा राइज टाइम। उसके बाद पीक टाइम, पीक टाइम के लिए हमने बताया था जो हमारा पीक टाइम के लिए होता है टी पी, मतलब पीक टाइम को तो पाई अपन ओमेगा डी, तो पाई की वैल्यू इतना होता है। और हमारा बहुत कह सकते हैं इजी हो जाएगा सब कैलकुलेशन, क्योंकि ओमेगा डी की वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। तो हमारा राइज टाइम जो होगा 3.14 सेकंड हो जाएगा। तो राइज टाइम भी हमने निकाला। उसके बाद सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 4 जीटा ओमेगा एन। तो 4 जीटा की वैल्यू हमने निकाला था, जीटा की वैल्यू हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पे जीटा की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, जीटा की वैल्यू 0.707। तो जब हम सेटलिंग टाइम निकालेंगे तो 4 जीटा की वैल्यू 707 अंडर रूट 2। तो हमें जो रिस्पांस, अगर कोई भी रिस्पांस हमारा, कोई भी मतलब रिस्पांस हम ले रहे हैं, तो उसको सेटल्ड होने में, देखिए सेटल्ड, यहाँ से देखिए 1 मिनट सब वैल्यू देख लें, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, कोई भी हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो उसको राइज होने में और सेटल्ड होने में, ऐसे अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो ऐसे पीक वैल्यू ये राइज हुई ऐसे, तो ये जो है इक्वेशन को राइज होने में मतलब इतना सेकंड लग रहा है, कितना 0.2 सेकंड। पीक वैल्यू पहुंचने के लिए, ये जो है पीक वैल्यू पर पहुंचने के लिए हमारा 3 सेकंड लग रहा है। और सेटल्ड होने के लिए हमारा जो है किसी भी मतलब जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दिया है उसका जो है 4 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से हमने पीक टाइम, राइज टाइम, जो सेटलिंग टाइम है, सब चीज़ निकाला। तो कैसे हमने निकाला, आपको फॉर्मूला बताया था, वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत क्वेश्चन आज ले लिए लगता है। यहाँ पे भी जी ऑफ एस दिया है और यूनिटी फीडबैक दिया है, फिर बिल्कुल वही करेंगे। जीटा की वैल्यू, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जीटा की वैल्यू हमें दे दिया है। जब जीटा की वैल्यू दे दिया, एच ऑफ एस, जी ऑफ एस,
बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है या के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये लिखना है, और इसको जो है कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड जो होता है, यही स्टैंडर्ड हमारा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होता है, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। देखिए हम इतना आसानी से आपको कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आपको भी मैं आशा करता हूँ कि आप भी एक बार पढ़े होंगे और आप भी प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा। ऐसे 1 घंटे में आप सोचेंगे कि पूरा यूनिट 2 को हम कवर कर लें, बस की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर जो हमारा सिस्टम है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू, जो ओमेगा एन यहाँ पे है, यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू मतलब की है, तो ओमेगा एन को हम की लिख लेंगे, अंडर रूट की पर सेकंड, यही फाइंड करना है। तो 2 जीटा ओमेगा एन वो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ जीटा की वैल्यू दिया था, यहाँ से हम के की वैल्यू अब निकाल लिए। वाह, के की वैल्यू हमारा 100 आ गया, जीटा की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो सब कुछ हमारा जी ऑफ एच ऑफ एस दिया हुआ है। बस सीधे हम चलते हैं पीक ओवर शूट। पीक ओवर शूट का फार्मूला ये होता है, हमें जीटा की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, वन, सब चीज़ मालूम है। जब रखेंगे और रखने के बाद जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम अपना फाइनल आंसर मालूम कर लेंगे। हमें सेटलिंग टाइम निकालना है। सेटलिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, यही करेंगे बस, टी ऑफ एस इक्वल टू फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला रखने के बाद हमारे जीटा की वैल्यू 10 मालूम है, ईटा की वैल्यू हमारा मालूम है 0.5, 0.8 सेकेंड। पीक टाइम के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो 0.3 सेकेंड। सभी चीज़ को हमने फाइंड किया और लास्टली इस पार्ट 1 को हमने कवर किया। सबसे लंबा अभी तक का वन शॉट 1 घंटा में हमने पूरा कवर करने की कोशिश किया। तो जो आपका पार्ट 1 है, और पार्ट 1 को मतलब हमें बिल्कुल अच्छे से बताने के लिए हैंड रिटन नोट्स जो हमारा था, और ये जो पीपीटी है उसका जो मेरे पास नॉलेज था, जहाँ से मैंने कवर किया था अपने कॉलेज, जो हमारा फैकल्टी पढ़ाए थे, बहुत जगह से कॉलेज को कंबाइन करके हमने इस वन शॉट को 1 घंटे में पूरा आपका जो यूनिट 2 है उसका पार्ट फर्स्ट हमने कवर किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पार्ट 2 के लिए आई विल ट्राई कि पार्ट 2 भी बहुत जल्दी कवर कर दें। तो पार्ट 2 में जैसा हमने बताया, आपको केवल और केवल हम कंट्रोलर पढ़ाएंगे, और कंट्रोलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें आप, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।